हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इसके तहत हम कोशिश करते हैं कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराएं। इजराइल और ईरान के दरमियान जंग होगी नहीं होगी, बहुत लोग पूछते थे। अक्सर लोग समझते थे कि नहीं होगी। मुझे भी, मैं भी वो गलती कर रहा था और बहुत से लोग ऐसा समझते थे। लेकिन नेतन्याहू का जो फैसले लेने का तरीका है वो बहुत ही गैर मामूली है। बिल्कुल अलग तरीके से सोचने वाला आदमी है। वो अपने सर्वाइवल के लिए किस किस को तबाह करेगा या किस किस की तबाही का रीजन बनेगा, नहीं मालूम अभी कहां तक बात बढ़ेगी। जो कहानी शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, अब हम जो देख रहे हैं, आपने देखा इस जंग का असर लेबनान, सीरिया, इधर इराक, तुर्क, ये अपना यमन, ईरान, कहां कहां तक ये बात फैलेगी, क्या होगा, नहीं मालूम। आज हम ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग जिस तरह से चल रही है उस पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान है फिरोज मीठी बोरवाला साहब से हम बात कर रहे हैं। वो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और इस जंग के दौरान पूरी तरह से सरगर्म रहे हैं। तमाम दुनिया भर में होने वाली कॉन्फ्रेंसेस जो फिलिस्तीन के हक में, जंग के खिलाफ जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें आप गए हैं और बहुत से मुल्कों में आपका नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन है, बहुत चीजें पढ़ते हैं, बहुत से लिखने वालों से बराह रास्त राबते हैं। फिरोज मीठी बोराला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये जो जंग फ्राइडे को शुरू हुई थी, अब ईरान कह रहा है कि हम जायनिस्ट रजीम की कमर तोड़ देंगे, हमने नई मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि जब तक ये पूरी तरह से तबाह नहीं होगा तब तक हम जंग जारी रखेंगे। उधर इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनाई को हम कत्ल कर देंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह कर देंगे। आपको क्या लगता है जंग किस तरफ जा रही है? अभी जंग बहुत ही इंटरेस्टिंग करवट पे आ चुकी है। अभी के टाइम पे ईरान का पल्ला भारी है। इसराइल ने पता नहीं, नेतन्याहू ने पता नहीं क्या सोचकर ईरान पे हमला किया था जब गाजा को वो निपट नहीं पाया है। इतना बड़ा हाथ डालने के पीछे तो मतलब बेवकूफ़ी की बात थी। और अभी रेजिम चेंज ईरान में होगा या रेजिम चेंज इसराइल में होगा, और यहाँ तक नौबत की बात आ गई है। हम्म। ये अभी नेतन्याहू एकदम गिड़गिड़ाया होगा ट्रम्प के सामने के भाई आ जाओ, मैंने तो मारा तो है मगर अभी मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। ओके। तो पॉइंट इस के ईरान ने जो अपनी मिसाइल्स मारी है वो तो अमेरिका भी परेशान है कि ये कहाँ से टेक्नोलॉजी ला रही है और इनके पास और कितना जखीरा पड़ा है। दूसरा कि 4 F-35 फाइटर्स की रिपोर्ट आई है कि वो गिरा गए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। इसको अमेरिका कुछ खास डिनाई भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो कोई मुद्दा उसको बनने नहीं देता। मगर आज उनके जो F-35 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स है वही मार्केट में वो डाउन हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि फ्रांस ने अभी इसराइल की जो जो उनका वेपन्स का एक एग्जीबिशन होता है, तो फ्रांस ने बोला कि हम लोग इसराइल को अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही कि जो अजूबा है। पॉइंट इसके ईरान ने पिछले कुछ पहले दिन तो हो गया था कि दे वर टेकन बाय सरप्राइज। पता चला कि अंदर से ड्रोन से, क्योंकि ईरान की कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सीरियस इश्यूज है जो काफी टाइम से उनको एड्रेस करने चाहिए थे, वो हुए नहीं, तो उसका बुरा परिणाम भी आया। और उन्होंने जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो साइबर स्पेस है उसका भी कंट्रोल उनका चला गया था, तो इसलिए उनको अटैक हुआ। मगर चंद घंटों में उन्होंने पूरा रिकवर कर लिया। और उसके बाद उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे इसराइल को जवाब दिया कि इसराइल बौखला गया। ठीक है। और इसलिए नेतन्याहू तुरंत अटैक के बाद पहले तो वो खुद साइप्रस भाग गया था, क्या कि वो निकल के वहाँ के अमेरिकन वगैरह को कन्विंस करे कि भाई आ जाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अमेरिका के लिए भी बताना जरूरी है क्योंकि अमेरिका ने इसको जो पाल के रखा है, हथियार भी वो देता है, पैसे भी वो देता है। इसराइल की गिनती टॉप 20 कंट्रीज में होती है, मगर पूरा तो बाहर से आता है। हर बिलियन ऑफ डॉलर, बिलियन ऑफ हथियार ये सब आते हैं, इसलिए वो टॉप की 20 में है। तो पॉइंट इज के अमेरिका और यूरोप और खासकर के ब्रिटेन जिसने उसको पैदा किया था, जर्मनी भी, उसको इसराइल को बचाना भी बहुत आवश्यक है उनके खुद के डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि हमारी कॉलोनी है, इसको हम लोग बना के रखेंगे। मगर वो वजूद बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और एक बात यह है कि एक बार इसराइल की वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी कि कॉस्ट एंड प्रॉफिट रेशियो में बैठ नहीं पाएगी बातें,
लॉस एंड प्रॉफिट में, तो फिर वो हाथ ऊपर निकल जाएंगे। तीसरी बात है कि इसराइल में सब बड़े पैमाने पे लोग भाग रहे हैं। नेतन्याहू ने एयरपोर्ट बंद कर दिया है। जो उनका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसने बोला था कि हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। मतलब आज जो वहाँ की यहूदी है, वो जैसे वॉर्सो गेटो में 1944 ट्रैप हो गए थे, आज पूरे इसराइल में उनको ट्रैप कर दिया है कि आप कहीं भी नहीं जाओगे, आप बंधक हो हमारे। क्योंकि अगर लोग निकल गए तो ये ह्यूमन शील्ड कहाँ से होंगे? क्योंकि इसराइल की जो मिलिट्री अड्डे टेल अवीव में, वो सब सिविलियन इलाकों में। उनके जो सर्फेस टू एयर मिसाइल है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल है, वो भी सब उधर प्लेस्ड इन सिविलियन इलाके। अस्पतालों के नीचे भी उनका है। वो जो इनको बोल रहे थे, ये सब यही कर रहे थे, हमारे से कुछ नहीं कहा था। ओके, तो पॉइंट इज के इसराइल बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ चुका है स्ट्रेटेजिकली। और जो लोग भाग पा रहे हैं इसराइल से, वो बोटों में जा रहे हैं। छोटी छोटी बोट, बड़ी बड़ी बोट जो भी मिलती है, बहुत दाम चीज, बहुत पैसे उनके जा रहे हैं उसमें, वो साइप्रस भाग रहे हैं। और एलोन मिजराई जो एक बहुत बड़े इजरायली जोइश लेखक है, उसने तो कहा कि अगर ये बेन गुरियन एयरपोर्ट खुल गया तो 2 to 3 मिलियन जूस वहां से भाग जाएंगे। सब ज्यादा करके डबल पासपोर्ट होल्डर है, तो निकले हुए अलग अलग दोस्तों के। बेन गुरियन एयरपोर्ट जाओ, अभी भी बेन गुरियन एयरपोर्ट पे लोग बैठे, मगर कोई फ्लाइट अलाउड नहीं। ये तो परिस्थिति इसराइल के अंदर की। उसके साथ ईरान में जो परिस्थिति है कि यस, ट्रंप ने धमकी दी है और ट्रंप धमकी देने में माहिर है। मैं भी तेहरान में होता तो मैं सेफ प्लेस निकल जाता, सिविलियंस को जाने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। ईरान के लोग ना मरे, वो बहुत जरूरी है। कत्लेआम ना उनका, वो भी बहुत जरूरी है। सोल्जर्स तो लड़ेंगे, पार्लियामेंट्री फोर्सेज है, वो सब तो लड़ेगी, उनकी ट्रेनिंग होती है, तो सिविलियंस को वैसे ही मरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ ये जो बात आती है कि ट्रंप ने जो धमकी दी है, वो भी वो करेगा कि नहीं करेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। ओके, क्योंकि इसने जो रशिया यूक्रेन की बात की थी कि मैं 24 घंटे में बंद करूंगा, वो नहीं हो पाया। अफगानिस्तान में आके बहुत बड़ा हमला किया था, उसके बाद अफगानिस्तान से निकल गया। यमन को हमला दिया, 1 महीने के बाद खुद ट्रंप भाग गया। तो मैं आके ईरान में इतना बड़ा कुछ करूंगा कि ईरान खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। ये उसका बुलिंग टैक्टिक्स है, वो बोलता कुछ है और उसका क्या नतीजा आता है हमको पता है। आज तक गाजा को खाली नहीं कर पाए और ईरान पे हाथ डाल दिया है। ये लोग पगला गए, नेतन्याहू और ट्रंप दोनों पगला गए। क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला होगा मैं जाके मारने वाला हूँ, ये पूरी तैयारी तो हो गई थी। ट्रंप ने बोला था जाओ मारो, मगर बाद में जो ईरान का रिस्पॉन्स देखकर ये 3-4 दिनों में जो पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल चुका है, ओके, वो से अमेरिका भी बौखला गया। अभी क्या करे, मगर अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन एंटी वॉर है, ये तो क्लियर कट। बोलिए। अमेरिका में एंटी वॉर है पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, इस तरफ तो जो धमकियां हैं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कल कहा कि हम हमारे एजेंडे में है आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल करना। उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि सद्दाम जैसा नतीजा भुगतना पड़ेगा आयतुल्लाह खामेनी को। इतना बड़ा चैलेंज देना, इतनी बड़ी ताकत को, क्या ये और प्रोवोक करके जंग को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है? क्या वो अमेरिका को बराह रास्त लाना ही चाहते हैं? ये एक अजीब 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। ट्रंप साथ साथ कहते हैं हम इजराइल को सपोर्ट, मतलब उनके साथ हैं, और 60 दिन पूरे हो गए थे, 61वें दिन ये हमला हो गया। हर तरह से उनकी सपोर्ट नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सरकारी तौर पर कहते हैं कि हम इस जंग में सीधे इन्वॉल्व नहीं है। इसका क्या मतलब है कि धमकी भी देते रहो, हथियार भी देते रहो, और अपने आप को कहो कि हम अलग हैं? इसके क्या मानी है? क्या ईरान या दुनिया का कोई भी समझदार आदमी इसको यकीन करेगा? नहीं, अलग होने का तो सवाल ही नहीं है। 60 to 70% वेपन्स तो आ रहा है अमेरिका से, वो ब्रिटेन को सप्लाई कर रहा है, ब्रिटेन वाया जॉर्डन सप्लाई कर रहा है। 30% जर्मनी से आ रहा है, और बाद में ये जो ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह वगैरह जो बाकी के देश है वो दे रहे हैं। विदाउट द वेस्टर्न सपोर्ट इसराइल कुछ भी नहीं है। वो बनाता कुछ नहीं है हथियार। उनके पास जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, सर्वेलेंस टेक वगैरह वगैरह, छोटी मशीन गन दूसरी बूजी बनाता है, मगर जो बिग मिसाइल्स और F-35 और जो ICBM है, वो कुछ नहीं बनाता। ये ईरान सब कुछ बनाता है उसका। ओके, इसलिए ईरान के पास स्टॉक है, इसराइल को हर बार, हर हफ्ते भरना पड़ता है उसका स्टॉक। दूसरी बात है कि ट्रम्प की धमकियों को तो हम लोगों ने देख लिया है, और वो धमकियों में कुछ बिना ज्यादा मतलब नहीं है। और तीसरी बात है कि बेसिकली अभी ये देखना है कि हमें ट्रम्प के कौन सी लॉबी हावी होती है। जूइश लॉबी हावी होती है, या एंटी जूइश लॉबी हावी होती है, जो बोल रहे हैं अभी हम लोग इसराइल के खिलाफ के लिए और कोई जंग लड़ना नहीं चाहते। इसराइल को जंग लड़ना है तो वो खुद लड़े। अमेरिका के लोग, अभी अमेरिका के सैनिक अभी इसराइल के लिए नहीं मरने वाले, ये बोलने वाले ट्रंप के सपोर्टर बहुत बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे चालू।
और बड़े बड़े सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी ये बोल रहे हैं। पॉल रैनी ने भी बोल चुका है, बर्नी सैंडर्स भी बोल रहा है, सब लोगों ने बोला है कि हमें ये ईरान वाली जंग में जाना नहीं चाहिए। तो अभी ये देखना है कि अगले कुछ दिनों में ये चीजें सीज फायर तक पहुंचती है, और अगर सीज फायर भी होती है तो उसके क्या क्या अग्रीमेंट्स होती है। ये तो क्लियर है कि ये जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट, न्यूक्लियर उसके अधिकार है, वो तो ईरान छोड़ने वाला नहीं। मगर क्या गाजा को लेकर भी कुछ बातचीत होगी कि गाजा पे भी सीज फायर हो? ये भी देखना है कि फिर ईरान पे सीज फायर होगा और गाजा पे नहीं सीज फायर होगा, वहां कत्लेआम चलेगा। मैं तो मानता हूँ कि ईरान ये सबकी चीजों की बात करेगा। अभी जो अरब मुल्क ईरान के साथ ज्यादा से ज्यादा खड़े हो रहे हैं, ये सभी बातचीत चल रही हो कि एक साथ ये सब बंद करो और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़ो। तो इसमें इसका ये मतलब होता है कि अगर सीज फायर हो गया तो बेंजामिन नेतन्याहू काम से गया, रेजिम चेंज होगा, हो जाएगा, नेतन्याहू को उखाड़ के फेंक देंगे। जहां तक ईमान खामेनेई की मानने की बात है, ये नेतन्याहू इतना बदतमीज है, उसने तो बोला कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, आपको याद है कि वो जो मेमो था ट्रंप का कि मैं आने के बाद अगर मैं मारा गया वगैरह वगैरह ना, तो इसलिए ट्रंप अभी क्योंकि इतनी अवेयरनेस आ गई अमेरिका में इसराइल लॉबी के बारे में कि अभी बहुत मुश्किल हो गया है। एक एक टीवी चैनल में देख रहा हूँ कि जब भी कोई इजरायली बंदा बोलता है एंटी सेमिटिज्म और 7 अक्टूबर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। भाई तुमने इतने बच्चों को मारा है, अभी तुमको कोई एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। दे लॉस्ट ऑल देयर, जितना बैंक बैलेंस था उनका हॉलोकॉस्ट का, एंटी सेमिटिज्म का, वो सब नेगेटिव में चला। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जंग लंबी चलेगी? क्या क्या आसार हैं? देखिए, ये जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पर जंग थोपी गई है, और जंग थोपी गई है यानी अब बंद करने का फैसला हम करेंगे। मुझे एक और थोपी हुई जंग का याद आ रहा है जो 1980 से 88 तक चली थी, और आखिरकार जंग रोकने के लिए कहें या एक बड़ा टेररिज्म का वाकया हुआ था। अमेरिका ने ईरान का एक मुसाफिर जहाज गिराया था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, और उसके बाद उस वक्त के लीडर ने, आयतुल्ला खुमैनी ने, उन्होंने ये कहा था कि मैं जहर का प्याला पी रहा हूं इस जंगबंदी को कबूल करते हुए। क्या इस वक्त ऐसी हालत कोई होगी? चूंकि हमलावर इजराइल है, इसको जवाब देने का पूरा हक ईरान को है। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है आपको? देखो, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ईरान जो बातचीत में जारी अमेरिका के साथ, बातचीत फेल भी हुई थी ईरान जीता है, और बातचीत सक्सेसफुल हुई तो ईरान जीता है। ये जंग जल्दी बंद हुई तो भी ईरान जीता है, ये जंग लंबी चली तो ईरान जीता है। ये ना अमेरिका सस्टेन कर पाएगा ना इसराइल की तो सस्टेन की औकात है ही नहीं। ये इतनी बड़ी जंग किसी ताकतवर देश के साथ वो लोग कर ही नहीं सकते। छोटे छोटों को मार कर आते हैं, मगर एक सस्टेन वॉर में तो वो खड़े नहीं हो सकते। इसलिए वो लोग ने अमेरिका को अगर लाए, अमेरिका का भी लाने का मतलब है कि अमेरिका ये में कितनी अभी पॉलिटिकल विल है टू गो फॉर अ वॉर ऑन ईरान, ये भी बहुत वीक है एक्चुअली। ट्रम्प के लिए भी बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। और जैसे टकर कार्लसन ने उनको कहा, जो लीडिंग कंजर्वेटिव जो जर्नलिस्ट है अमेरिका में, टीवी प्रेजेंटर है, कि ये जो ट्रम्प फैसला करेगा ईरान को लेकर, वो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी को डिफाइन करेगी। ट्रम्प विल बी नोन फॉर व्हाट ही डज ऑन द क्वेश्चन ऑफ ईरान एंड इजराइल एंड द वॉर। तो ट्रम्प अगर सीज फायर करता है तो ट्रम्प फिर और एक जीत उसकी होगी कि मैंने और एक सीज फायर करवा दिया। और अगर ट्रम्प उतरा है मैदान में और बाद में जो उसके हाल होने हैं, जो अमेरिकन बनने वाले हैं, ये सब इलाके 50,000 उनके ट्रूप्स है, तो फिर तो ट्रम्प काम से गया। अगले जो 26 में जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, बड़े पैमाने पे रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हारेंगे, और ट्रम्प की प्रेसिडेंसी अगले 2 साल तो फिर निकम्मे हो जाएंगे। दैट इज वेरी राइट। बिल्कुल, ये बहुत कम वक्त है ट्रंप के पास बाकायदा हुकूमत चलाने का। कांग्रेस इलेक्शन के बाद में हालात कमजोर होंगे, ये आपने कहा। अच्छा, ये बताइए कि एक और वाकया हुआ है इसमें। देखिए, बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं इस जंग में। एक वक्त था जब जंग शुरू हुई थी तो झूठी खबरें प्लांट कराई जाती थी मीडिया के जरिए, और बगैर सोर्स की खबरें। मैंने बहुत बार अपने दर्शकों को दिखाई है, बताया कि ये इतनी झूठी खबरें चला रहे हैं। अब तक इजराइल 250, तकरीबन 250 फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट को कत्ल कर चुका है। अब नंबर यह आया है कि सीएनएन, बीबीसी वगैरह पर भी लाइव कवरेज करने की पाबंदी लगा दी गई है इजराइल में। उधर ईरान के मीडिया ऑफिस आईआरआईबी को निशाना बनाया है। मुसलसल मीडिया पर हमले हैं। इसके क्या मानिए? इसका माने यही है कि इजराइल छुपाना चाहता है कि वो हार चुका है।
जीत रहा होता तो बता देता, मीडिया आओ देखो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। हम्म, यहाँ तक अभी इसराइल ने कर दिया कि शिनबेट ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। हम्म, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी को भी मोबाइल रिकॉर्डिंग करने का अधिकार नहीं, वो क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा। तो वेस्टर्न मीडिया पे जब पाबंदी चल रहा है तो वो तो और भी प्रूफ है कि इसराइल ये जंग ऑलरेडी हार चुका है ऐसे। और जितने वर्ल्ड वॉर 2 में 63 जर्नलिस्ट मरे थे और ये गाजा में 250 मरे, क्योंकि उनको पता था कि जो सच्चाई बाहर जा रही है उससे इसराइल का पूरा जो जो उसका जो पूरा उसका आइडेंटिटी जो खराब होगी पूरी दुनिया में, उसका जो पूरा 75 साल से उसने जो पूरा बना के रखा था, एक मार्केटिंग उसने किया था होलोकॉस्ट का, वो सब खत्म हो गया। ओके, हम्म। बट ये प्रूफ है कि इसराइल हार चुका है, इसलिए पूरा न्यूज दबा रहा अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रम्प जो हैं वो G7 से टाइम से पहले छोड़ करके भाग गए और वॉशिंगटन में आकर के, हालांकि देखिए किसी हेड ऑफ स्टेट के लिए अपने अफसरों से मिलने के लिए आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंस एक बेहतरीन तरीका है, और बहुत से तरीके हैं। वो वहां से जल्दी से भाग के क्यों आए, क्या हुआ ये? कनाडा में तो वैसे ही उन्होंने दुश्मनी तो ली हुई थी, लेकिन G7 को अटेंड करने के लिए गए थे, वहां बिफोर टाइम छोड़ करके निकल आए। क्या क्या उन पे बीत रही है, क्या कुछ है अंदर से, क्या है? ऊपर से जो कुछ बोल रहे हैं वो तो दुनिया को मालूम। है जी। वो आराम से अपने टीम के साथ जूम के ऊपर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेता, आपकी बात सही है। हम्म, मगर ये भी बात साबित होती कि G7 में वो एकजुटता नहीं है। हम्म, ना G7 ऐसा कोई इम्पोर्टेंट फोरम रह चुका है जिसको, और एक एक जमाने में 4-5 साल पहले G7 दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फोरम था। ओके, आज इसकी याद होगी कि कोई पेपर में रिपोर्टिंग नहीं होती, हमारे अखबार में आई क्योंकि मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसलिए रिपोर्टिंग हो रही थी। हम्म, आज का न्यूज ब्रिक्स है, आज का न्यूज ब्रिक्स प्लस है, हम्म, आज का न्यूज सिंगापुर ऑर्गेनाइजेशन। मगर ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया होगा ट्रम्प के लिए कि भाई इसराइल तो मेरा जो बंदा, मेरा फालतू जो है वो हार रहा है, तो हम्म, कुछ ना कुछ तो जाके करना पड़ेगा। और उसे मेरी मेडिसन से $100 मिलियन दिए थे, बहुत सारी जूश लॉबी से पता नहीं कितने 50 मिलियन $100 मिलियन ले लिए, तो वो जवाबदेही तो है जूश लॉबी को। हम्म, उन्हें बुलाया होगा, भाई तुम आओ और हमको तुम्हारे से बात करनी, इसका कोई हल निकालो। हम्म, और वो एक दूसरी जगह से जो प्रो अमेरिकन फोर्सेज है, ये तो प्रो इसराइल फोर्सेज है, इसराइल फर्स्ट फोर्सेज है, जो अमेरिका फर्स्ट फोर्सेज है उनका बोलना है कि ये जंग मत करो। हम्म, ओके, जिसमें जो प्रो इसराइल फर्स्ट लॉबी जो है, अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर जिनको पैसा ब्लैक में सब मिलता है, अभी भी वो लॉबी है। मगर एक मेजोरिटी बनती जा रही है जो ट्रम्प को बोल रही कि ये गलती मत करना, ये अमेरिका की वॉर नहीं, इसराइल का वॉर है, उस पर निपटने दो जो करना हम्म, है। ओके, तो दैट इज वेयर वी आर। अभी देखना है कि ट्रम्प क्या फैसला करता है ये आने वाले 24 घंटे में, हम्म। और उसका क्या नतीजा आता है। अच्छा, इस जंग में दोनों ने अपना अपना एक मकसद, टारगेट बताया है। ईरान ने यह कहा है कि जब तक इजराइल को हम तबाह नहीं कर देंगे उसे नहीं छोड़ेंगे, जंग बंद नहीं होगी, और ये थोपी हुई जंग है हम पर, हम फैसला करेंगे। उधर इजराइल से कहा जा रहा है कि हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से तहस नहस जब तक नहीं करेंगे तब तक जंग नहीं रुकेगी। इसके मानी क्या है? क्या क्या वाकई बहुत लंबी जंग होने वाली है ये? अ, नहीं, ये दोनों ने अपनी अपनी बातें तो बोल दी है। इसराइल बोलेगा मैं तुमको तबाह करूंगा, इसराइल को जवाब में, ईरान को जवाब में बोलना ही पड़ेगा। ईरान बहुत ही लॉजिकल कंट्री है, वो कोई सुसाइड मिशन पे नहीं है नेतन्याहू की तरह। नेतन्याहू तो अपनी सत्ता बचाने के लिए वॉर पे वॉर करते जा रहे हैं। तो ईरान ने जब जब भी मौका मिला है, इसलिए ओबामा के साथ भी उन्होंने साइन कर लिया था, जब भी वेस्ट ने हाथ बढ़ाया है दोस्ती का भी, सैंक्शन हटाने का, न्यूक्लियर डील साइन करने का, तो हर बार ईरान ने किया है। तो अगर नेतन्याहू बोलेगा कि मैं तुमको तबाह करूंगा, तो ईरान को तो बोलना पड़ेगा मैं तुमको तबाह करूंगा। हम्म, अगर नेतन्याहू बोलता है कि मैं इमाम खमेनी को खत्म करूंगा, तो ट्रम्प को, अभी सॉरी, ईरान को भी इसका जवाब, क्योंकि एक एक मनोबल भी बना के रखना है लोगों का कि भाई वहां से ऐसी ऐसी बातें आ रही है, भाई हमारे लीडर क्या बोल रहे हैं, तो वो तो साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर चलता रहेगा। हम्म, मगर मैंने वापस कहा कि अगर कुछ दिनों के अंदर सीज फायर हो गया तो बेंजामिन नेतन्याहू हार गया, क्योंकि उसका एजेंडा क्या था, रेजिम चेंज इन ईरान, हम्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड रेजिम चेंज इन ईरान, दोनों पे वो खेल है। हम्म, क्योंकि एक तो इनके न्यूक्लियर प्लांट्स इतने डीप है ये माउंटेन्स में, क्योंकि ईरान हैज बीन ब्लेस्ड विद ए वेरी डिफरेंट ज्योग्राफी। हम्म, वो उसके जो माउंटेन्स है वो इतने बड़े बड़े हैं, और ये लोग इतने डीप चले गए कि इसराइल के पास अभी वो बॉम्ब नहीं है। हम्म, वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के वो B-52 बॉम्ब आ जाए, और वो बहुत बड़े मैसिव बॉम्ब होते हैं जो बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं, उसका इस्तेमाल हो।
तो वो अभी देखते हैं कि ट्रम्प क्या करने वाला है। मगर ओवरऑल इजराइल इज इन डीप ट्रबल, दे डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर, एंड दैट इज वेयर वी आर राइट नाउ। नेतन्याहू और इजराइल बहुत बड़ी ट्रबल में हैं। अब मैं एक चीज समझना चाहता हूं, इस वक्त मोस्ट हेटेड जिसे कहा जा सकता है दुनिया में, इजराइल है, जो लाखों लोगों को कत्ल कर चुका, जख्मी कर चुका, बेघर कर चुका। अब इजराइल के जो दोस्त मुल्क हैं, दोस्त सरकारें बल्कि कहा जाए, हमारी मोदी सरकार भी उनकी दोस्त सरकारों में गिनी जाती है। कुछ लोगों का तो इस हद तक कहना है कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार भारत से गए हैं गाजा के कत्लेआम के लिए। और आपको याद होगा कि हमारा एक जहाज भी रोका गया था स्पेन के जरिए, और यहां से बहुत कुछ गया है। क्या जो इजराइल के साथ खड़े हुए मुल्क हैं या थे, क्या ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुछ डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ कर सकते हैं? अपनी इमेज वापस ठीक करने के लिए भारत क्या कर सकता है उसके लिए? भारत ने अपना रोल गवा दिया है। हम्म। बहुत ही आइसोलेटेड हो चुके मोदी जी दुनिया में। हमको पता है पोस्ट सिंदूर क्या हुआ कि हमारे साथ कोई था ही नहीं। हम्म। हम लोग चिल्लाते रहते एंटी टेरर एंटी टेरर, मगर वो अभी चल नहीं पा रहा है क्योंकि अमेरिका ने जो दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट है जोलानी, उसी को प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बना दिया है। तो वेस्ट के लिए आतंकवाद का मुद्दा है ना, बहुत ही पेरिफेरल है, वो आतंकवाद का इस्तेमाल ही करते हैं। तो इसलिए नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। और दूसरी बात है कि जो हमारी टीम्स सब दुनिया में गई अलग अलग देशों में, तो वहां से भी कोई रिपोर्ट कुछ खास आई नहीं है। और मोदी ने अभी जो 2 बड़ी गलतियां की है कि हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग की अगेंस्ट द सीज फायर इन गाजा टू एंड द जेनोसाइड, वो हम लोगों ने एब्सटेन किया। वो भी बहुत बुरा सिग्नल था दुनिया के लिए। दुनिया के लिए, ये खाली मैं इसराइल और पैलेस्टाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में नोट हो रहा है कि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का लीडर था और वो आज कहाँ तक नीचे गिर चुका है। और दूसरा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंडेम किया इजरायली अग्रेशन ऑन ईरान, उसको भी हम लोग ने बोला कि वो हम उस स्टेटमेंट के साथ नहीं, हम तो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात करेंगे। हम लोग ने वो एससीओ की स्टेटमेंट नहीं है। तो आप एससीओ में नहीं हो, जिसका मतलब है कि ब्रिक्स की पोजीशन में नहीं हो। ग्लोबल साउथ जो मतलब दुनिया की 80% जनता ग्लोबल साउथ और ग्लोबल मेजोरिटी में है, वो आप वहाँ नहीं है। दुनिया को पता है कि आप एंटी मुस्लिम एजेंडा, एंटी क्रिश्चियन एजेंडा इंडिया में कैसे चलाते हो, या मॉब लिंचिंग्स क्या होती है, और नफरत उनके मिनिस्टर और पॉलिटिकल लीडर्स क्या चलाते हैं। सभी एमएसी दिल्ली में, सभी न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन दिल्ली में है, सबको दिख रहा है कि मोदी के भारत में क्या क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग ने तो हमारी आइडेंटिटी बहुत खराब कर दी है। और जहां हमने तक हमने हमने अपनी आइडेंटिटी बहुत खराब कर दी है, और विदेश नीति और उसके ऐसी है साथ इसराइल के साथ हमारी जो संबंध है, नेतन्याहू का मोदी का नाम जोड़ा जा रहा है ना, हम्म। तो जितनी नफरत नेतन्याहू को लेकर है, वो सब ट्रांसफर मोदी को हो रही है। जैसे हम्म। बाइडेन को हो रही थी, जैसे ट्रम्प को हो रही है। हम्म। तो आज आप इनके साथ खड़े हो जाएंगे नेतन्याहू के साथ, तो आपका क्या होना है दुनिया में। हम्म। और भारत की विदेश नीति भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हम क्वेड में हैं, जो चाइना के अगेंस्ट है, एक तरफ हम ब्रिक्स में हैं, जो चाइना के साथ हैं। हम कहाँ हैं फिर? क्या 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 कर क्या रहे? नहीं, अभी तक हम लोग को बर्दाश्त कर लिया वेस्टर्न वर्ल्ड ने। आपको एक मीटिंग याद होगी जो मोदी जी गए थे, और मैक्रो ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया और कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा। हम्म। और जब ट्रम्प जी चुनकर आए, तो मोदी जी बहुत कोशिश करे थे उसको जाने के लिए, वो इनॉग्रेशन डे पे वो जा नहीं पाए। बाद में मोदी जी गए ट्रम्प को मिलने। एयरपोर्ट पे कोई आया नहीं, उनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आया, सेनेटर कांग्रेसमैन को नहीं आया। जब मोदी व्हाइट हाउस जाते तो कोई भी वहाँ डिग्नेटरी पॉलिटिकल लीडर कोई सीनियर था ही नहीं। और मोदी बैठ के सुन रहे थे, टैरिफ लगाऊंगा, ट्रम्प बोल रहा है कि ब्रिक्स को मैं खत्म कर दूंगा, ब्रिक्स इज डेड। तब भी मोदी ने उसका विरोध नहीं किया। हम लोग देख रहे थे कि छोटा लीडर जेलेंस्की कितना झगड़ा कर रहा था इनके साथ, ट्रम्प जी के साथ, मगर मोदी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मतलब कहीं मोदी के बारे में इनके हाथ में कुछ चीजें हैं, जिसके कारण मोदी और ये पूरी टीम वो पूरी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये तो और बहुत ही एक दिलचस्प वाकया हुआ अभी पिछले 2 हफ्ते में। रामाफोसा पहुंचे थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। उन्होंने, जब उनको परेशान किया गया ट्रंप के जरिए कैमरों के सामने के तस्वीरें दिखाई कि आपके यहाँ व्हाइट्स को खत्म किया जाता है, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा वो बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है ताकि आपको हवाई जहाज आपको गिफ्ट कर सकूं। तो ट्रंप ने कहा कि साहब आप अगर गिफ्ट करेंगे तो हमारा एयरफोर्स उसे कबूल कर लेगा। तो ये अजीब किस्म का ऐसे मुल्क का प्रेसिडेंट
जो दुनिया की पॉलिटिक्स पर अहम असर डालता है, वो कोई एक बात कांस्टेंट नहीं कह पाता, ना ही नतीजे तक पहुंचा पाता। ऐसे हालात में दुनिया को, क्या अमेरिका को वाकई इतनी अहमियत देनी चाहिए? क्या उसे वो जो सुपर पावर बना करके पेश किया जाता रहा है, क्या हम उसको वाकई माने? और दुनिया को खुद, तमाम मुल्कों को अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपने अपने सेल्फ एस्टीम के साथ जीने की जरूरत है, ताकि ऐसे घमंडी नेताओं का हाल खुद अपने आप ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास इसमें आखिरी बात बोल दूं नतीजे काजमी के साहब, तौर पर? जी हाँ हाँ, खास बोल दूं कि ये जंग में से मल्टीपोलर वर्ल्ड लेड बाय रशिया, चाइना और ईरान और भी आगे बढ़ेगा, ब्रिक्स भी और आगे बढ़ेगा, और ग्लोबल साउथ की ताकत और भी बढ़ेगी ईरान की जीत के कारण। जी पूरी दुनिया को आज ईरान पे नाज है, अमेरिका और यूरोप के भी लोगों को नाज है कि ईरान एक अकेला मुल्क कैसे खड़ा है। वैसे यमन ने भी हमला बोला कि ये तो, यमन तो है ही हमारे साथ, ओके। इराक में भी आप देखेंगे कि सीरिया का बॉर्डर बंद कर दिया है कि उनको लग रहा है कि इराकी मिलिशिया वाया सीरिया गोलान पहुंचेगी और इसराइल में चली जाएगी। ये भी यानी वो हो रहा है, मतलब सीरिया को। यानी ईरान की जीत जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के मजबूत करने का एक तरीका होगा। और इस वक्त ईरान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, और वो एक तरह से दुनिया की आजादी की जंग लड़ रहा है। चूंकि दूसरी तरफ सारे घमंडी और लुटेरे और कातिल खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है, वो दुनिया में आजादी पसंद करने वालों को सपोर्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर नैरेटिव, हर तरफ से क्या एनालिसिस हो सकता है इन हालात का, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लगातार सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे लाइव भी आपको अपडेट कर रहा हूं। आप लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन सही वक्त पे पहुंचाता रहूं, और आप भी उसे पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और बताएं कि आपकी क्या राय है। आप इस दुनिया को बदलते हुए जो देख रहे हैं उसमें आपकी क्या राय है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।